नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कोलेस्टेटिक सिंड्रोम्स टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक में हम बिलिरुबिन एंड बाइल फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, फिर जॉन्डिस की पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद डिफेक्ट्स इन द हेपेटोसेलुलर बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म एंड देन कोलेस्टेसिस, और उसके बाद नियोनेटल कोलेस्टेसिस, बिलियरी एट्रेजिया, ऑटो इम्यून कोलेंजियोपैथीज। ठीक है, ये सारे टॉपिक कोलेस्टेटिक सिंड्रोम्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले है कि हेपेटिक बाइल जो होता है हमारा, ये दो मेजर फंक्शन जो है सर्व करता है। एक तो हमारा जो बाइल होता है ये इमल्सिफिकेशन करता है डाइटरी फैट की गट के लूमेन में थ्रू द डिटर्जेंट एक्शन ऑफ द बाइल साल्ट। ठीक है, इन बाइल साल्ट्स का ही जो है ये डिटर्जेंट एक्शन होता है, जिसकी वजह से फिर वो इमल्सिफिकेशन होती है। दूसरा, ये हमारे बिलिरुबिन की एलिमिनेशन करवाता है एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की, जीनोबायोटिक्स की और बाकी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इनसफिशेंटली वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी इनसफिशेंटली वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो उनको हम और यूरिन में एक्सक्रीट करवाना होता है, तो उनकी एलिमिनेशन ये बिलिरुबिन करवाता है, बाइल करवाता है। ठीक है, अब प्रोसेस जो कि इंटरफेयर करेगा बाइल की एक्सक्रीशन के साथ, उससे फिर जॉन्डिस हो जाएगी और इक्टेरिस होता है, क्योंकि बिलिरुबिन रिटेंशन हो रही है और कोलेस्टेसिस हो रही है, जो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो जॉन्डिस जो है हो सकता है इन द सेटिंग ऑफ इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन जब हो रही हो, जैसे कि एक्स्ट्रा वास्कुलर, अगर हमारे रेड सेल की हीमोलाइसिस हो रही है, उनका ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा है, तो जॉन्डिस हो सकता है। या फिर हेपेटोसाइट का डिसफंक्शन हो जाए, जैसे कि हेपेटाइटिस में, या अगर बाइल के फ्लो में कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जैसे कोई इम्पेक्टेड गाल स्टोन हो, उसको फ्लो ना होने दे, तो भी जॉन्डिस हो सकती है। अब इनमें से कोई भी जो है कॉज वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा बिटवीन द बिलिरुबिन प्रोडक्शन एंड क्लियरेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और जॉन्डिस हो जाएगी। अब ये जो टेबल है 16.4, इसमें मेजर कॉजेज लिखे हुए हैं जॉन्डिस के। प्रीडोमिनेटली अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया और फिर प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अनकॉन्जुगेटेड में डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्शन हो रही हो बिलिरुबिन की, रिड्यूस्ड अपटेक हो रहा हो, या इम्पेयर्ड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन। तो अब ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगी बिलिरुबिन की? हीमोलाइटिक एनीमियास में होती है, या फिर जब हमारे इंटरनल हेमरेज ब्लड की जो है वो रिजॉर्प्शन हो जाए फ्रॉम द इंटरनल हेमरेज, जैसे कि एलिमेंट्री ट्रैक की ब्लीडिंग हो जाए या हेमाटोमास बन जाए, तो वो जब ब्लड रिजॉर्ब करेगा तो उससे बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जब इनइफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हो, पर्निशियस एनीमिया जैसे, या थैलेसीमिया में, तो भी बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। अब हेपेटिक अपटेक कब होगा? रिड्यूस्ड हेपेटिक अपटेक कब होगा? जब हमारा जो ड्रग्स जो है वो हमारे मेम्ब्रेन कैरियर सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस करें। ठीक है, उसके साथ इंटरफेयर करें। इसके अलावा इम्पेयर्ड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन, ये भी एक कॉज है अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया का। तो जैसे फिजियोलॉजिक जॉन्डिस हो जाती है न्यूबॉर्न्स में। इसके अलावा हेपेटोसेलुलर डिजीज़ हो, डिफ्यूज़ हेपेटोसेलुलर डिजीज़, जो वायरल या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में होती है या सिरोसिस में, तो इनसे भी इम्पेयर्ड बिलिरुबिन की कॉन्जुगेशन होगी। नेक्स्ट जो है अब प्रीडोमिनेंटली कॉन्जुगेटेड जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया है, उनके कॉजेज हैं। इसमें होता है कि कॉन्जुगेटेड वाली जो है उसमें या तो हमारा हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन कम हो गई है, या फिर हमारी इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो इम्पेयर हुआ है। तो अब हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन क्यों कम होगी? ड्रग इंड्यूस्ड जो कैनालिकुलर मेम्ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाता है, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से या साइक्लोस्पोरिन की वजह से, तो उसमें हमारा हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन कम होगी और कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा। इसके अलावा अगर हेपेटोसेलुलर डैमेज हो जाता है या टॉक्सिसिटी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरल या ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस में, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन या सिस्टेमिक इन्फेक्शन में। दूसरा, इम्पेयर्ड इंट्राहेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो। इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? अगर इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन हमारी इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स की हो जाए, जैसे प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में होता है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस में, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ और लिवर ट्रांसप्लांटेशन में। नंबर 2, गाल स्टोन्स में भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा एक्सटर्नल अगर कोई कंप्रेशन हो, जैसे कोई पैनक्रियास का कार्सिनोमा जो है वो कंप्रेस कर रहा हो, तो भी बाइल फ्लो जो है वो इम्पेयर होगा। अब जो मेटाबॉलिज्म है बिलिरुबिन का हमारे लिवर के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म 4 स्टेप्स में होता है। पहले तो इसका अपटेक होगा सर्कुलेशन से, ठीक है। उसके बाद उसकी इंट्रासेलुलर स्टोरेज होती है, फिर ये कॉन्जुगेशन होगी उसकी ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ, और देन बिलियरी एक्सक्रीशन होती है। अब ये सारे हम जो है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिलिरुबिन और बाइल फॉर्मेशन देखें। तो बिलिरुबिन जो है हमें पता है कि हीम की डिग्रेडेशन का एंड प्रोडक्ट होता है। इस फिगर में देखें, यहाँ पे शोन है बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म और उसकी पूरी एलिमिनेशन। इस फिगर को साथ साथ देखते जाए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो 85% जो डेली प्रोडक्शन होती है, तकरीबन 0.2 से 0.3 ग्राम, वो डिराइव होती है जब हमारे सेनेसेंट रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन होता है बाय द मैक्रोफेजेस इन द स्प्लीन, लिवर, बोन मेरो। ठीक है, यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स जो है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, वो डिस्ट्रॉय होंगे।
बाकी जो है वो डिराइव होंगे फ्रॉम द टर्न ओवर ऑफ हेपेटिक हीम या हीमोप्रोटीन्स, जब उनका जो है टर्न ओवर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे P450 का टर्न ओवर होगा, ठीक है, P450 साइटोक्रोम्स का। और इसके अलावा जब हमारे रेड सेल प्रीकर्सर्स की बोन मेरो में डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उससे भी हमें ये 85% जो है बिलीरुबिन मिलता है। वट एवर द सोर्स, जो इंट्रासेलुलर हीम ऑक्सीजनेज है सेल्स के अंदर वाला, ये ऑक्सीडाइज करेगा हीम को बिलीवर्डिन के अंदर, ठीक है। ये हो गया स्टेप 1। और ये बिलीवर्डिन जो है इमीडिएटली रिड्यूस हो जाएगा टू बिलीरुबिन बाय द बिलीवर्डिन रिडक्टेज। बिलीरुबिन फिर जो बना है अब ये रिलीज़ होगा और फिर बाइंड कर जाएगा हमारे सीरम एल्बुमिन के साथ। ये हो गया स्टेप 2। तो ये सीरम एल्बुमिन बहुत क्रिटिकल होता है सिंस के बिलीरुबिन जो है वर्चुअली इनसॉल्युबल होता है हमारे एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर एट द फिजियोलॉजिक पीएच, और हाईली टॉक्सिक होता है टिश्यूज़ के लिए, तो इसलिए इसको एल्बुमिन के साथ बाइंड होना पड़ेगा। अब एल्बुमिन इस बिलीरुबिन को कैरी करके ले जाएगा लिवर की तरफ, जहाँ पे बिलीरुबिन जो है हमारे हेपेटोसाइट से टेकअप हो जाएगा। अब यह हो गया स्टेप 3, और कॉन्जुगेट हो जाएगा विथ 1 और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूक्रोनिक एसिड एंड, ठीक है, उसके साथ कॉन्जुगेट होगा बाय बिलीरुबिन यूरिडिन डाइफॉस्फेट UDP ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये स्टेप 4, उसकी मदद से ये कॉन्जुगेट हुआ इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल नॉन टॉक्सिक जो ये बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन ग्लूक्रोनाइड्स जो बने हैं, ये अब एक्सक्रीट होंगे हमारे बाइल के अंदर। मोस्ट जो है बिलीरुबिन ग्लूक्रोनाइड्स हैं ये डीकॉन्जुगेट हो जाते हैं गट के लूमेन में बाय द बैक्टीरियल बीटा ग्लूक्रोनाइडेज, ठीक है। उनकी वजह से ये गट में ही फिर डिग्रेड होंगे और कलरलेस यूरोबिलिनोजिन बना देंगे। देखिए नंबर 5 स्टेप 5। अब यूरोबिलिनोजिन जो रेजिड्यू है इंटैक्ट पिगमेंट का, ये लार्जली हमारे फीसिस में एक्सक्रीट हो जाएंगे। अब तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20% जो यूरोबिलिनोजिन्स हैं वो बनते हैं और फिर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी इलियम में और कॉलन में, और फिर वापस रिटर्न कर जाएंगे लिवर की तरफ रीअब्जॉर्ब होके, और री एक्सक्रीट होंगे दोबारा बाइल के अंदर, ठीक है। ये साइकिल की तरह चलेगा। अब स्मॉल अमाउंट जो रीअब्जॉर्ब हुआ है यूरोबिलिनोजिन, ये थोड़ा बहुत हमारी यूरिन में भी एक्सक्रीट होगा। 2/3 जो ऑर्गेनिक मटीरियल होता है बाइल के अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि हमारी कॉन्जुगेशन ऑफ बाइल एसिड्स की वजह से बनेंगे। वो कॉन्जुगेशन किसके साथ होती है? टोरिन और ग्लाइसिन के साथ, ठीक है। बाइल का ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसमें भी 2/3 जो है वो बाइल साल्ट्स होते हैं। बाइल साल्ट कैसे बने? बाइल एसिड की ही कॉन्जुगेशन हुई है टोरिन या ग्लाइसिन के साथ। तो अब बाइल एसिड्स जो है ये मेजर कैटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। ये हमारा बाइल एसिड होता है, मेजर कैटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है कोलेस्ट्रॉल का, जो कि फैमिली है वाटर सोल्यूबल स्टीरोल्स की विथ कार्बोक्सिलेटेड साइड चेन्स। अब प्राइमरी जो ह्यूमन बाइल एसिड्स हैं, एसिड्स की बात हो रही है, तो वो हमारे कोलिक एसिड होता है और कीनोडिओक्सी कोलिक एसिड। बाइल एसिड्स बहुत इफेक्टिव डिटर्जेंट होते हैं। इनकी प्राइमरी जो इनका फिजियोलॉजिक रोल होता है कि ये हमारे सोल्यूबलाइज कर देते हैं हमारे वाटर इनसोल्यूबल लिपिड्स को, ठीक है, उसको सोल्यूबलाइज करेंगे और फिर उन लिपिड्स को जो कि हमारे हेपेटोसाइट्स बाइल के अंदर सिक्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा ये सोल्यूबलाइज करेंगे हमारे डाइट्री लिपिड्स को भी गट के लूमेन में। 95% जो हमारा सिक्रीटेड बाइल एसिड्स होते हैं ये कॉन्जुगेटेड होंगे या अनकॉन्जुगेटेड, तो ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वापस हमारे गट के लूमेन से और फिर दोबारा रीसर्कुलेट करेंगे लिवर की तरफ। इसको हम कहते हैं इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, कि बाइल एसिड्स जो हैं ये इनकी साइकिल चलेगा एक किस्म का। तो थस ये हेल्प करेंगे मेंटेन लार्ज एंडोजीनस पूल ऑफ द बाइल एसिड्स फॉर द डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी पर्पस। तो एसिड्स जो है हमारे बाइल एसिड से स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, एंडोजीनसली ये एक रिजर्वर बना हुआ है, रिसाइकिल हो रहे हैं। अब आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस पे। ये सारा अभी हमने बिलीरुबिन और बाइल फॉर्मेशन डिस्कस की। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है जॉन्डिस की? अब दोनों जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होते हैं, कॉन्जुगेटेड में हमारा बिलीरुबिन ग्लूक्रोनाइड्स जो बने थे, तो ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं सिस्टेमिकली। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो वर्चुअली इनसॉल्युबल होता है, अनकॉन्जुगेटेड, याद रखिएगा, और टाइटली बाउंड होता है एल्बुमिन के साथ। तो इसकी वजह से ये एक्सक्रीट नहीं हो पाता यूरिन के अंदर क्योंकि एल्बुमिन के साथ बाउंड है। इवन जब इसके ब्लड लेवल हाई भी होंगे फिर भी नहीं हो पाएगा एक्सक्रीट। तो नॉर्मली बहुत ही स्मॉल अमाउंट हमारे इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की प्रेजेंट होती है फ्री एनाइन की तरह इन द प्लाज्मा, ठीक है, एनाइन नेगेटिव चार्ज की तरह। अगर अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन है उसका लेवल बढ़ जाता है तो ये अनबाउंड फ्रैक्शन, जो बाउंड नहीं हुआ हुआ फ्री एनाइन फॉर्म में है, अनबाउंड जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा हमारे टिश्यूज़ के अंदर, पार्टिकुलरली याद रखिएगा इन्फेंट्स के ब्रेन के अंदर, और ये टॉक्सिक इंजरी करवा देगा।
अब ये अनबाउंड जो प्लाज्मा फ्रैक्शन है, जो बाउंड नहीं हुआ अनकॉन्जुगेटेड है, वो बढ़ता जाएगा सिवियर हीमोलाइटिक डिजीज़ में, या फिर जब प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स हम दें वो डिस्प्लेस कर दे बिलिरुबिन को एल्बुमिन से, तो इस केस में भी वो इसका अनबाउंड फ्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। तो हेंस इसीलिए हीमोलाइटिक डिजीज़ जो होती हैं न्यूबॉर्न की, जैसे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, उससे एक्यूमुलेशन हो जाती है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की ब्रेन के अंदर, जो कि सिवियर किस्म के न्यूरोलॉजिक डैमेज करवा देता है, जिसको हम कर्निक टेरेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा जब भी हीमोलाइटिक डिजीज़ कोई भी होती है तो उसमें ये अनबाउंड फ्रैक्शन बढ़ जाता है, और अनबाउंड फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वो टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होता है, तो इसी तरह ये बच्चों में फिर कर्निक टेरेस करवा रहा है। तो अब इन कंट्रास्ट टू द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की अगर हम बात करें तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये इतना टॉक्सिक नहीं है, बिल्कुल भी नॉन टॉक्सिक है कॉन्जुगेटेड वाला, और सिर्फ ये लूजली बाउंड हुआ होता है एल्बुमिन के साथ। अब क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी है और इसकी वीक एसोसिएशन है, लूजली बाउंड हुआ है एल्बुमिन के साथ, तो अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है इसका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का हमारे प्लाज्मा के अंदर, तो वो ईजिली यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। सीरम बिलिरुबिन के लेवल नॉर्मल एडल्ट में वेरी करते हैं 0.3 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब जॉन्डिस एविडेंट होगी जब सीरम का बिलिरुबिन लेवल 2 या 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए। ठीक है, नॉर्मल इतना था लेकिन 2 या 2.5 से बढ़ेगा तो जॉन्डिस होगा। अब लेवल्स एज हाई एज 30 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर भी हो सकते हैं सिवियर किस्म की डिजीज़ में। कॉजेज़ क्या हैं कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया के, वो डिफ़र करते हैं, तो इसीलिए मेजरमेंट दोनों फॉर्म्स की वैल्यू रखती है इन एवेल्युएटिंग द पेशेंट विथ जॉन्डिस। ठीक है, हमने दोनों कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों चेक करने होते हैं, क्योंकि दोनों के बढ़ने के कॉजेज़ भी डिफरेंट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिफेक्ट्स इन द हेपेटोसेल्युलर बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले नियोनेटल जॉन्डिस डिस्कस हुई है। अब क्योंकि हमारी हेपेटिक जो मशीनरी है कॉन्जुगेटिंग एंड एक्सक्रीटिंग द बिलिरुबिन, उसके लिए जो मशीनरी है वो फुली मैच्योर नहीं होती जब तक कि 2 हफ्तों की उम्र ना हो जाए न्यूबॉर्न बच्चे की। ठीक है, 2 हफ्तों का जब तक नहीं हो जाता, तो ऑलमोस्ट हर एक जो न्यूबॉर्न बच्चा है उसको ट्रांजिएंट और माइल्ड किस्म की अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होती ही होती है। उसको हम कहते हैं नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, या फिजियोलॉजिक जॉन्डिस भी कह सकते हैं ऑफ द न्यूबॉर्न। अब ये एग्जिबरेट हो सकती है बाय ब्रेस्ट फीडिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ बिलिरुबिन डीकॉन्जुगेटिंग एंजाइम्स इन द ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, फिर आगे से वो एंजाइम भी एक्ट करेगा तो और ज़्यादा डीकॉन्जुगेशन हो जाएगी, तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग से ये और ज़्यादा जॉन्डिस एग्जिबरेट हो सकती है। नेवरथलेस सस्टेन जॉन्डिस इन द न्यूबॉर्न इज़ एबनॉर्मल। अगर ये सस्टेन रही तो वो एबनॉर्मल है, और फिर वो आगे हम डिटेल में देखेंगे जिसको हम कहते हैं नियोनेटल कोलेस्टेसिस। ठीक है, इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है हेरिडिटरी हाइपर बिलिरुबिनीमियाज। इसमें अब क्या होगा डिफेक्ट हेपेटोसेलुलर बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में। इसमें क्या होता है कि जॉन्डिस जो है हमारे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से भी जॉन्डिस हो सकती है, जिसमें फॉलोइंग है। सबसे पहला है गिलबर्ट सिंड्रोम। ये कॉमन है, तकरीबन 7% ऑफ द पॉपुलेशन को होता है। ये इनहेरिटेड कंडीशन है जो कि मैनिफेस्ट करेगी कि इनको फ्लक्चुएटिंग अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो जाता है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड वाला ऑफ वेरिएबल सिवियरिटी। अब प्राइमरी इसका कॉज माइल्डली डिक्रीज हेपेटिक लेवल होते हैं ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज के, यानी ये जो एंजाइम ग्लूक्रोनाइडेशन करता है ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज, उसका लेवल जो है हेपेटिक लेवल उसका थोड़ा सा माइल्डली कम होता है। मेन इसका यही कॉज है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि इसमें कोई म्यूटेशन आ गई है उस जीन में, जैसे कि UGT1A1, इस जीन में म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इन द जीन जो है प्ले करता है रोल इन द वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। अब गिलबर्ट सिंड्रोम जो है किसी और एबनॉर्मलिटी के साथ एसोसिएट नहीं होता। बाय कंट्रास्ट जो सीवियर ग्लूक्रोनाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो उससे एक और रेयर डिसऑर्डर होता है जिसको हम क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 1 कहते हैं, जो कि इन्फेंसी में ही बहुत फैटल कंडीशन है। ठीक है, हमने कहा माइल्ड होगी तो गिलबर्ट, अगर सीवियर किस्म की थी होगी डेफिशिएंसी एंजाइम की तो क्रिगलर नजार सिंड्रोम टाइप 1। अगला है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। ये होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है डिफेक्ट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आ गया है। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है हेपेटोसेलुलर एक्सक्रीशन ऑफ द बिलिरुबिन ग्लूकोनाइड्स में अक्रॉस द कैनालिकुलर मेम्ब्रेन, उसकी एक्सक्रीशन करवा देता है। ठीक है, ग्लूकोनाइडेशन हो गई है, कॉन्जुगेशन हो गई है, अब बस उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें डेफिशिएंट है। तो अब डुबिन जॉनसन सिंड्रोम में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको कॉन्जुगेटेड वाली हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगी। ठीक है, कॉन्जुगेशन तो हो गई है ना। Other than having the darkly pigmented liver from polymerized epinephrine metabolites, not bilirubin,
एंड हेपेटोमेगैली पेशेंट्स आर नॉर्मल। बस ये दो कंडीशंस होती हैं कि इसमें डार्कली पिगमेंटेड लिवर होता है, वो क्यों हो रहा है, वो बिलीरुबिन की वजह से नहीं हो रहा, वो इसमें पॉलीमराइज्ड एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स होते हैं उस वजह से। दूसरा बस इसको हेपेटोमेगैली इनको होती है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि एक्स्ट्रा हेपेटिक या इंट्रा हेपेटिक, जब हमारी बाइल चैनल्स जो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए उसकी वजह से होगी, या फिर जब हमारे हेपेटोसाइट की बाइल सिक्रीशन में कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, सिक्रीशन में। तो अब पेशेंट जो है उनको जॉन्डिस होगी, प्रूराइटिस यानी इचिंग होगी, स्किन जेंथोमास यानी फोकली उनका कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन मिलेगी हमें, या उनके हमें इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं। तो इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं कोलेस्टेसिस में। इसके अलावा जैसे फैट सोल्युबल विटामिन्स की डेफिशिएंसी A, D, E, K की, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो लेबोरेटरी फाइंडिंग है वो हमें याद रखिएगा कि इसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज और गामा GT जो होता है ना, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, ये एंजाइम बढ़े हुए मिलेंगे, जो कि हमें एपाइकल मेम्ब्रेन ऑफ द हेपेटोसाइट्स एंड कोलेंजियोसाइट्स पे मिलेंगे, ठीक है। ये वो एंजाइम होते हैं ना जो इनकी हेपेटोसाइट्स और कोलेंजियोसाइट्स की एपाइकल मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो ये हमें सीरम में एंजाइम्स बढ़े हुए मिलेंगे। तो अब मॉर्फोलॉजी कोलेस्टेसिस की देखें, जो मॉर्फोलॉजिक फीचर है इसका कोलेस्टेसिस का, वो इसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, कितनी ड्यूरेशन की कोलेस्टेसिस है और अंडरलाइन कॉज क्या था। तो कॉमन टू बोथ, एक अगर ऑब्स्ट्रक्टिव वाली हुई है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, दोनों में ही हमें बाइल पिगमेंट्स की एक्यूमुलेशन मिलती है विद इन दी हेपेटिक पैरेन्काइमा, ठीक है, लिवर में एक्यूमुलेट होंगे। फिगर देखिए यहाँ पे कोलेस्टेसिस हो गई है। इस ए फिगर में हमें मॉर्फोलॉजिक फीचर्स दिखाए गए हैं कोलेस्टेसिस के इस राइट साइड पे, और इसको इस नॉर्मल के साथ जो है कंपेयर किया गया है, ठीक है। नंबर 1, ये कोलेस्टेटिक जो हेपेटोसाइट्स हैं, एक तो ये इनलार्ज हो गए हैं, नंबर 1, ठीक है। दूसरा ये एसोसिएटेड है विथ डायलेटेड कैनालिकुलर स्पेसेस हमें नज़र आ रही हैं। नंबर 2, हमें इसमें अपोप्टोटिक सेल्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। और नंबर 3, कपफर सेल्स भी हमें इसमें नज़र आ सकते हैं। अच्छा देखिए ना, नंबर 1 हमारे पास ये इनलार्ज हो गए हैं और इसमें साथ में डायलेटेड कैनालिकुलर स्पेसेस भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। 2 में भी देखें तो ये डायलेटेड स्पेस जो है कैनालिकुलर वो डायलेट हो गई है। नंबर 3 जो है इसमें देखें अपोप्टोटिक सेल्स भी नज़र आ सकते हैं और कपफर सेल्स भी हमें नज़र आएंगे। नंबर 4, जो कि फ्रीक्वेंटली इनमें रीगर्जिटेटेड बाइल पिगमेंट मौजूद होगा, ठीक है। अब ये बी फिगर देखें तो इसमें कोलेस्टेसिस दिखाई गई है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक एक्यूमुलेशन हमें नज़र आ रही है बाइल पिगमेंट्स की साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब मॉर्फोलॉजी में आपने याद रखना है कि हमें इलोंगेटेड किस्म के ग्रीन ब्राउन प्लग्स नज़र आएंगे बाइल के, जो कि हमें डायलेटेड जो बाइल कैनालिकुला होगी ना उसमें वो प्लग नज़र आएगा, क्योंकि वो एक्यूमुलेट कर रहा है ना। अब रप्चर अगर हो जाएगा उस कैनालिकुलाई का तो उसी बाइल की एक्स्ट्रावाइजेशन हो जाएगी, जो कि क्विकली फैगोसाइटोस हो जाएगी बाय द कपफर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे इसने कपफर सेल्स ने उनको फैगोसाइटोस कर दिया है। तो ड्रॉपलेट्स जो हैं बाइल पिगमेंट्स के, वो भी हेपेटोसाइट्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो कि फाइन फॉर्मी अपीयरेंस हमें नज़र आएगी, जिसको हम कहते हैं फेदरी डीजेनरेशन, ठीक है। याद रखना है ये नाम, फेदरी डीजेनरेशन। ओकेजनली ये अपोप्टोटिक जो हेपेटोसाइट्स हैं वो भी हमें नज़र आ सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ देखा। अब अगला टॉपिक है बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन और असेंडिंग कोलेंजाइटिस। बहुत ही जो कॉमन कॉज होता है बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने का एडल्ट्स में, वो होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलीलिथियासिस, यानी कोई गाल स्टोन बन जाए तो उस वजह से उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। उसके अलावा कोई मेलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं, देन जो है पोस्ट सर्जिकल स्ट्रिक्चर्स की वजह से भी हो सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो कंडीशंस होती है बच्चों में, अब उनकी बात करें तो उनमें बिलियरी अट्रेजिया की वजह से, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोलिडोकल सिस्ट, यानी ये सिस्टिक एनामली होती है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की, ठीक है, कोलिडोकल सिस्ट। इसके अलावा कुछ सिंड्रोम्स जिनमें इनसफिशिएंट इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स हो जाएं, जैसे पॉसिटी ऑफ द बाइल डक्ट सिंड्रोम। तो ये चिल्ड्रन में डिफरेंट कॉजेज़ हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन की। अब इनिशियल जो मॉर्फोलॉजिक फीचर हमें कोलेस्टोसिस का मिलता है वो हमने पहले डिस्क्राइब किया, और वो इंटायरली रिवर्सिबल होता है विद द करेक्शन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हमने की तो सही हो जाएगा। प्रोलॉन्ग अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन रही तो उससे आगे जाके बिलियरी सिरोसिस हो सकती है, जो आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बिलियरी सिरोसिस लिवर की तो पढ़ के आए, अब बिलियरी। अब असेंडिंग कोलेंजाइटिस आपको याद रखना है कि ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारे बिलियरी ट्री का, जो कि फिर उस डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकता है। हमारे कुछ इंटेरिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोलीफॉर्म्स हैं, इंटेरोकोका, ये इसमें बहुत ही कॉमन कल्प्रिट्स होते हैं।
तो कोलिंजाइटिस ज़्यादातर फीवर के साथ, चिल्स, एब्डोमिनल पेन और जॉन्डिस के साथ प्रेजेंट करती है। इसमें जो मोस्ट सीवियर फॉर्म होती है कोलिंजाइटिस की वो होती है सुपरेटिव कोलिंजाइटिस, यानी पस वाली, जिसमें पर्युलेंट किस्म का बाइल जो है वो फिल भी करेगा और हमारी बाइल डक्ट्स को डिस्टेंड कर देगा। तो सिंस सेप्सिस जो है वो रादर देन कोलेस्टेसिस ज़्यादा इस कंडीशन में डोमिनेट करेगी सेप्सिस, तो ये एक पोटेंशियली ग्रेव प्रोसेस होता है और इसमें हमें प्रॉम्प्ट डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करनी होगी और इंटरवेंशन इसकी इम्पेरेटिव है। सिंस एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली अमेंडेबल है टू सर्जिकल, अगर हम ट्रीटमेंट कर लें, उसको करेक्ट करें और उसकी प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस करें तो वो इम्पेरेटिव है। इसके बरक्स अगर कोलिस्टेसिस जो कि किसी डिजीज़ ऑफ इंट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की वजह से हो रही है या हेपेटोसेल्युलर सिक्रीटरी कोई फेलियर हुआ है जिसको हम कलेक्टिवली इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस कहते हैं, तो उस वाले केस में सर्जरी से फ़ायदा नहीं पहुँचेगा जैसा यहाँ एक्स्ट्रा में मिल रहा था। तो शॉर्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, इससे फ़ायदा नहीं होगा और पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो सकती है ऑपरेटिव प्रोसीजर की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें अंडरलाइंग जो बेसिस है कि किस वजह से ये जॉन्डिस या कोलिस्टोसिस हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है कि हम इस्टेब्लिश करें, ठीक है, उसका कॉज। तो अब मॉर्फोलॉजी है। सबसे पहले अक्यूट जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, या तो वो इंट्रा हेपेटिक है या एक्स्ट्रा हेपेटिक, दोनों में जो अक्यूट वाली हुई है उसमें डिस्टेंशन भी होगी हमारे अप स्ट्रीम बाइल डक्ट्स की, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर वालों की, जो कि डायलेट हो जाएंगी। इसके साथ साथ डक्टुलर रिएक्शन आपने याद रखना है, ये हमें पोर्टल पैरेन्काइमल इंटरफेस पे मिलेगा अलॉन्ग विद द स्ट्रोमल इडीमा और न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे। अब जो हॉलमार्क है इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज हमने पढ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो उसका हॉलमार्क यानी असेंडिंग कोलिंजाइटिस का हॉलमार्क है कि इन्फ्लक्स होता है पेरिडक्टुलर न्यूट्रोफिल्स का इनटू द बाइल डक्ट एपिथेलियम एंड लूमेन। पेरिडक्टुलर न्यूट्रोफिल्स बाइल डक्ट के एपिथेलियम में भी आ रहे हैं, लूमेन में भी आ रहे हैं। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे अक्यूट लार्ज डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है असेंडिंग कोलिंजाइटिस के साथ, और इसमें सुपर इम्पोज्ड ऑन द फीचर ऑफ डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एडिमा डक्टुलर रिएक्शन। इस तरह के डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के जो फीचर्स है एडिमा और डक्टुलर रिएक्शन, इसके ऊपर हमें इन्फिल्ट्रेट भी नज़र आ रहा है न्यूट्रोफिल्स का, जो कि बाइल डक्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, और यही जो है हॉलमार्क है असेंडिंग कोलिंजाइटिस का, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमने इसको अनकरेक्टेड छोड़ दिया तो इन्फ्लामेशन और जो डक्टुलर रिएक्शन हो रहे हैं बिलियरी क्रोनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ये पेरीपोर्टल फाइब्रोसिस भी करवा सकते हैं और जनरली इवेंचुअली जनरेट कर देंगे सेकेंडरी या ऑब्स्ट्रक्टिव बिलियरी सिरोसिस, ठीक है। फाइब्रोसिस अगर हो जाएगी तो फिर सेकेंडरी या ऑब्स्ट्रक्टिव वाली बिलियरी सिरोसिस हो जाएगी। तो अब इस फिगर में देखिए यहाँ सिरोसिस दिखाई गई है जो सेकेंडरी हुई है टू द प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। इसमें कॉलिस्टेटिक जो फीचर है पैरेन्काइमा का वो उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, यानी एक्यूमुलेशन हो रही होगी। तो ये ले सकता है फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव फेदरी डीजेनरेशन ऑफ पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट, अ टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्वेलिंग often associated with Mallory Dank bodies and bile infarct caused by the detergent effect of the extravasated bile, ठीक है। तो यानी इसमें आगे जाके एक्सटेंसिव किस्म की फेदरी डीजेनरेशन हो जाएगी हमारे पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स की। ये क्यों हुई है? क्योंकि वो जो बाइल है वो एक्स्ट्रावेजेट कर गया है और उसका डिटर्जेंट इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये फेदरी डीजेनरेशन भी मिल रही है पेरीपोर्टल हेपेटोसाइट्स की, जिसमें साइटोप्लाज्म स्वेल कर गया है, मेलेरी डैंक बॉडीज़ भी मौजूद हैं और बाइल के इन्फार्क्ट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा नियोनेटल कोलेस्टेसिस। प्रोलॉन्ग कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया नियोनेट्स के अंदर कॉन्जुगेटेड वाली, उसको हम कहते हैं नियोनेटल कोलेस्टेसिस एज अपोज टू ऑलरेडी डिस्कस्ड नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 in 2500 लाइव बर्थ को अफेक्ट करता है। मेजर जो कंडीशन जो नियोनेटल कोलेस्टेसिस करवा रही हैं वो आपने याद रखना है कि कोलिनजोपैथीज़, जिसमें ज़्यादातर बिलियरी अट्रेजा आ जाता है, हम डिटेल में आगे भी देखेंगे, ये इसका मेन कॉज है। दूसरा वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स जो कि कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया करवा रही हैं नियोनेट्स में, जिसको हम कलेक्टिवली नियोनेटल हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है, उसमें कॉन्जुगेटेड वाली होगी। तो अब नियोनेटल हेपेटाइटिस इतनी स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है, ना ही ये नेसेसरीली इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी बेसिस है, रादर ये एक इंडिकेशन होती है कि हम डिलीजेंट रिसर्च करें फॉर द रिकॉग्नाइजेबल कोई टॉक्सिक मेटाबॉलिक या इन्फेक्शियस लिवर डिजीज़ तो नहीं है। एज ग्रेटर देन 85% ऑफ द केसेस हैव आइडेंटिफाइबल कॉज, कोई ना कोई कॉज होता है मोर देन 85 केसेस में। अब जो डिफरेंशिएशन है बिलियरी अट्रेजा की
नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव नियोनेटल कोलेस्टेसिस के साथ इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंस की जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है बिलियरी अट्रेजिया का, उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी होती है जिसको हम कसाई प्रोसीजर कहते हैं, जबकि सर्जरी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है बच्चे को जिसमें कोई और डिसऑर्डर हो। ठीक है, तो इसीलिए डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हम क्लिनिकल डेटा की बेसिस पे कर सकते हैं 90% केसेस में। 10% जो केसेस है उनमें फिर लिवर बायोप्सी भी ज़रूरी होती है ताकि हम डिफरेंस करें नियोनेटल हेपेटाइटिस का फ्रॉम द आइडेंटिफाइबल कोलिंजियोपैथी। अब जो अफेक्टेड इन्फेंट्स होते हैं उनको होगा क्या, जॉन्डिस होगी, डार्क यूरिन, लाइट या एकोलिक स्टूल्स होंगे, इसके अलावा हेपेटोमेगैली। वेरिएबल डिग्री की हमें हेपेटिक सिंथेटिक डिस्फंक्शन भी मिल सकता है, आइडेंटिफाई हो सकता है, जैसे कि हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया, थोड़ा बहुत मतलब हेपेटिक डिस्फंक्शन भी, सिंथेटिक डिस्फंक्शन यानी प्रोथ्रोम्बिन नहीं बना रहा। तो अब मॉर्फोलॉजी में हमें जो फीचर मिलता है नियोनेटल हेपेटाइटिस का, वो इस फिगर में भी देखें, यहाँ दिखाया गया है नियोनेटल हेपेटाइटिस। नोट करें इसमें हमें मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल्स मिलते हैं। तो इसमें स्ट्राइकिंग या जायंट सेल की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हमारे हेपेटोसाइट्स की ही। साथ में हमें लोब्यूलर डिसअरे मिलता है, फोकल लिवर एपोप्टोसिस भी हो गई हैं, और हमें प्रोमिनेंट हेपेटोसेलुलर और कैनेलिकुलर देखिए कोलेस्टेसिस भी मिल रही है, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रही है। ठीक है, कैनेलिकुलर भी और हेपेटोसेलुलर भी। अब कुछ केसेस में ये पैरेनकाइमल जो पैटर्न ऑफ इंजरी है ये साथ में डक्ट्यूलर रिएक्शन भी दिखाएगा और पोर्टल जो ट्रैक्स हैं उनकी फाइब्रोसिस भी हमें नज़र आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है बिलियरी अट्रेजिया।